नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 234। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द विकासशील देश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है। विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 5वां है। क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 3रा है। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश अमेरिका व रूस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण पूर्ति और मांग द्वारा होती है। रखो और निकलो पूंजीवाद की नीति है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होता है। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सरकार का होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का होता है। भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किन्स ने दिया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 में हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ आयात निर्यात दोनों बंद है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया। मानव विकास रिपोर्ट जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से करता है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन का आधार जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एचडीआर अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। भारत के मानव विकास रिपोर्ट नीति आयोग प्रकाशित या जारी करता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। एचडीआर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान 189 देशों में 131वां है। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम स्थान नॉर्वे और अंतिम स्थान नाइजीरिया का है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र विभाजित करता है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन से संबंधित है। दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जलपूर्ति से संबंधित है। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल से संबंधित है। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का योगदान 16.38%, द्वितीय क्षेत्र उद्योग का योगदान 29.34% एवं तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान 54.27% है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया था। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है। धन निष्कासन सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में VKRV राव द्वारा की गई
और प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए बताया। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान वाणिज्य मंत्रालय ने 1948-49 में दिया। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO करता है। NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय एक प्रवाह स्टॉक नहीं है। दोस्तों, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP है। NNP का फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर राजकृष्ण थे। उन्होंने यह अवधारणा 1981 में दी थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र का है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP है। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। दोस्तों, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी श्वेत पत्र कहलाता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने 1956 में जारी किया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। दोस्तों, गरीबी से आशय है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। भारत में गरीबी का मापन का आधार न्यूनतम कैलोरी उपभोग व्यय है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव 1989 में गठित लकड़वाला समिति द्वारा किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 व सी रंगराजन समिति 2012 गरीबी निर्धारण से संबंधित है। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास योजना आयोग ने 1962 में किया। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। व्यक्तियों के आय वितरण का चित्रीय प्रदर्शन लॉरेंज वक्र है। दोस्तों, आय के वितरण की विषमता के माप की सबसे प्रचलित विधि गिनी गुणांक है। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण मानक $1.25 प्रतिदिन आय को माना गया है। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में अपनाया गया। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से शुरू हुई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई। दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO जारी करता है। अदृश्य या प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है।
संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में ज्यादा देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी और अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी खुली या प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। दोस्तों, भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि NREGA की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में 1 फरवरी 2008 से लागू की गई। नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। दोस्तों, यह परिवर्तन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में हुआ। मनरेगा का लक्ष्य 100 दिनों के रोजगार देना है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280(1) के तहत होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(झ) में हुआ। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होती है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी थे। दोस्तों, 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 2025 थी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 को हुआ। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज 23 जनवरी 2003 को प्रस्तुत किया गया। भारत में योजना का स्वरूप मिश्रित है। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार M विश्वेश्वरैया ने 1934 में दिया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को M विश्वेश्वरैया ने 1934 में लिखा है। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता M विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। गांधी योजना को तैयार श्रीमन नारायण ने 1944 में किया था। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा लागू हुआ। जन योजना यानी कि पीपुल्स प्लान श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में निर्मित की गई। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में किया था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1949 में प्रकाशित हुई थी। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग संस्था गैर संवैधानिक संस्था थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। दोस्तों, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग का गठन हुआ। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी नीति आयोग की है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी एवं उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। नीति आयोग संस्था गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सुपर कैबिनेट के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC को जाना जाता है। NDC संस्था गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव नीति आयोग का सचिव होता है। नियोजन से तात्पर्य आर्थिक नियोजन है। दोस्तों, नियोजन को सर्वप्रथम रूस ने अपनाया था। दोस्तों, आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची से संबंधित है।
नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं रूस से प्रेरित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चला, यह हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक चली, यह योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता भारी एवं आधारभूत उद्योगों को दी गई थी। उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई व पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना दूसरी योजना काल में की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली, यह योजना सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में दी गई। अब तक की सबसे असफल योजना तृतीय योजना है। तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य 5.6% और प्राप्ति दर लक्ष्य 2.8% था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध एवं भयंकर अकाल था। भारत पाक युद्ध 1965 में और भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। दोस्तों, 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा योजना अवकाश की दी जाती है। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक चला। योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 तक की थी। चतुर्थ योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। गॉडगिल योजना चतुर्थ योजना कहलाती है। दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ योजना काल में 1969 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। पांचवी योजना का काल 1974 से 1978 था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता था। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना पांचवी थी, जो कि 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। काम के बदले अनाज जो कि 1977 से 1978 तक चला, इस कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी योजना काल में हुई थी। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ पांचवी योजना काल में हुआ। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पांचवी योजना काल में की गई। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP यानी कि नेशनल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम पांचवी योजना में लागू हुआ था। अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान का काल 1978 से 1980 पांचवी योजना के बाद था। अनवरत योजना गुन्नार मिर्डल की देन है। दोस्तों, अनवरत योजना के प्रतिपादक रैगनर फ्रिश थे। अनवरत योजना गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। छठी योजना काल 1980-85 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर। छठी योजना जो कि 1980 से 1985 तक चली, यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण था। छठी योजना में बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित IRDP, NREP, TRY-SEM, DWA-CRA, RLAGP कार्यक्रम लागू की गई थी। दोस्तों, IRDP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NREP का फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, TRY-SEM का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, DWA-CRA का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज और RLAGP का फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छठी योजना काल में प्रारंभ हुई थी। 7वीं योजना की अवधि 1985 से 1990 थी। इंदिरा आवास योजना जो कि 1985 से 86 तक चली तथा जवाहर रोजगार योजना जो कि 28 अप्रैल 1989 को हुआ, इसका प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुआ था। नेहरू रोजगार योजना जो कि अक्टूबर 1989 में हुआ, यह 7वीं योजना काल में प्रारंभ हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक चली,
इसका मॉडल तैयार जॉन डब्ल्यू मिलर ने की थी। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य 5.6% एवं प्राप्ति दर लक्ष्य 6.8% था। महिला समृद्धि योजना जो कि 2 अक्टूबर 1993 में हुई, इसका प्रारंभ 8वीं योजना काल में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 15 अगस्त 1993 में हुई, इसकी शुरुआत 8वीं योजना काल में हुई। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना जो कि 1997 से 2002 तक चली, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। दोस्तों, 10वीं योजना का काल 2002 से 2007 तक था। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। अब तक के सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना 10वीं योजना थी। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य 8% एवं प्राप्ति लक्ष्य 7.6% था। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास था। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास था। 12वीं योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य 8% एवं प्राप्ति लक्ष्य 7.6% था। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ 1991 में हुआ। नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत 1991 से हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है। TRYSEM यानी कि ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य यानी कि DWCRA 1982 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि NREP की शुरुआत 1980 में हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि SGRY का शुभारंभ 25 सितंबर 2001 को हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1999 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना का शुभारंभ 27 जनवरी 2003 को हुआ था। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ 2003-04 में हुआ था। स्वजलधारा कार्यक्रम दिसंबर 2002 में प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2002 को प्रारंभ की गई। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में प्रारंभ हुई। दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2008 से प्रारंभ किए गए। कपाट का गठन 1 सितंबर 1986 को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि CACP करता है। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964-65 में शुरू किया गया था। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून 1920 ईस्वी में बड़ौदा में लागू की गई। चकबंदी के 2 प्रकार हैं, ऐच्छिक व अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत 1921 में पंजाब से हुई थी। दोस्तों, अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1928 में मध्य प्रदेश से हुई थी। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार सीमांत है। सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। जोतों का आकार सबसे कम केरल में है। जोतों का आकार सर्वाधिक राजस्थान में है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति राज्य समिति ने की थी। भारत की पहली कृषि जनगणना 1970-71 को हुई। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 से प्रारंभ हुई थी। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है। खरीफ फसल की बुआई जून-जुलाई में होती है। दोस्तों, रबी फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों है। खरीफ फसल चावल, बाजरा, मक्का है। जायद फसल ककड़ी, तरबूजा, खीरा सब्जी है। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता डॉक्टर विलियम गॉड थे। हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता
MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल गेहूं है। दोस्तों, हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री CS सुब्रमण्यम थे। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। सर्वप्रथम हरित क्रांति पंजाब में आई थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से और लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से और नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से और ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। सभी क्रांतियों का सम्मिलन इंद्रधनुषी क्रांति है। दोस्तों, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर लगाती है। राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर है। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति चलैया समिति है। इसका गठन अगस्त 1991 में हुआ था। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत निगम कर है। निगम कर कंपनियों की आय पर लगता है। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स 2005 में हरियाणा में लागू हुआ था। संशोधित मूल्य वर्धित कर MOD VAT यानी कि मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स उत्पाद कर से संबंधित है। CEN VAT यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। दोस्तों, सर्विस टैक्स आयकर विभाग लेता है। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। दोस्तों, GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। GST सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू हुआ। GST की 4 दरें 5, 12, 18 व 28% हैं। 101वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू किया गया। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई। सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ किया गया। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए गठित की गई थी। वांचो समिति प्रत्यक्ष कर जांच से संबंधित है। दोस्तों, वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI द्वारा की जाती है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन ब्याज दरें बढ़ाना है। मुद्रास्फीति से ऋणदाता को हानि होती है, मुद्रास्फीति से ऋणी को लाभ होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम मुद्रा का चलन 1542 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी कि करेंसी का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत ने दाशमिक या दशमलव मुद्रा प्रणाली को 1 अप्रैल 1957 से अपनाया। भारत में मुद्रा की मीट्रिक की प्रणाली को 1 अप्रैल 1957 को अपनाया। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम 1790 में फ्रांस में अपनाई गई थी। मुद्रा अपस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। दोस्तों, मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर होता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य का घटना अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना है। दोस्तों, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ था, 1949, 1966 तथा 1991 में। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास या पलायन की प्रवृत्ति होती है हॉट या गर्म मनी कहलाती है। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को घोषित किया गया। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों में 1 जनवरी 1999 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला राष्ट्रों की संख्या 19 है। 19वां देश लिथुआनिया है। सबसे महंगी मुद्रा इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग है।
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है हार्ड करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो वह सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। दोस्तों, ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, 1946, 1978 और 2016 में। भारतीय मुद्रा को पुनः परिवर्तनीय 1993-94 के बजट में बनाया गया। बाजार के नियम के प्रतिपादक JB से थे। हवाला मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रोमर ने प्रस्तुत की। ऐच्छिक मुद्रा साख मुद्रा कहलाती है। दोस्तों, कानूनी मुद्रा को फ्लैट मनी कहा जाता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। ब्लैक मनी का अर्थ है अघोषित धन। दोस्तों, स्मार्ट मनी का अर्थ क्रेडिट कार्ड से है। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 है। मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा M3 कहलाता है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय कच्चा तेल के आयात पर होता है। भारत सर्वाधिक आयात चीन से करता है। भारत सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को करता है। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद पेट्रोलियम उत्पाद है। भारत को सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। दोस्तों, मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए से अधिक के सभी मूल्य के नोटों पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। दोस्तों, 1 रुपए के नोट व सिक्के भारत सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण सरकार द्वारा ऋण लेकर प्राप्त किया जाता है। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है वह मुद्रा बाजार कहलाता है। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार या क्रय विक्रय से संबंधित है। भारत सर्वाधिक आयात तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का करता है। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता निर्यात आयात बैंक प्रदान करता है। निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। भारत में जीवन बीमा ब्रिटेन की देन है। मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए किया गया था। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था UTI, LIC, GIC है। भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1971 में हुआ था। सामान्य बीमा निगम यानी कि GIC की स्थापना 1972 में हुई थी। बीमा क्षेत्र का नियमन IRDA करता है। दोस्तों, IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA यानी कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन 19 अप्रैल 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन UTI है। UTI का फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि UTI की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में और बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा की जाती है। भारत में सिक्का मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा में बनाया जाता है। दोस्तों, सहकारी समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। नकदी में प्राप्त मजदूरी मौद्रिक मजदूरी है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ। पूंजी साधन का प्रतिफल ब्याज होता है। आर्थिक संवृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। उस समय गवर्नर CD देशमुख थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KJ उदेशी थी। भारतीय रिजर्व बैंक में 1 गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। देश का बड़ा सार्वजनिक या व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। SBI बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की संस्तुति पर हुई थी। सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति हजारी समिति ने प्रस्तुत की थी। नोटों का निर्गमन RBI करता है, 1 रुपए का नोट एवं सिक्कों को छोड़कर। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अक्टूबर 1956 में अपनाई गई थी। RBI के पास हर समय न्यूनतम 115 करोड़ रुपए का मूल्य स्वर्ण कोष रहना चाहिए। दोस्तों, फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक अमेरिका का है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स को राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक प्रायोजित करता है। RRBs की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। रिजर्व बैंक 90 दिन का ऋण प्रदान करता है। भारत का प्रथम बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में 1995 में शुरू की गई। इसका संशोधन 2002 में हुआ। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना यानी कि ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 से प्रभावी है। बैंकिंग लोकपाल का कार्य बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, जिसने 2003 में जारी किया। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक ICICI बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। दोस्तों, ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ हुई थी। भारत में ATM सेवा शुरू कराने वाला पहला बैंक HSBC बैंक है, जिसने 1987 में ATM सेवा शुरू की। HSBC बैंक का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। देश का प्रथम तैरता ATM SBI द्वारा कोच्चि में स्थापित किया गया। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, नरसिंघम समिति बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। गोइबोरिया समिति बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। देश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश का लक्ष्मी वाहिनी बैंक है। UTI बैंक का वर्तमान नाम एक्सिस बैंक है। 30 जुलाई 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख दिया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई थी। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति ट्रेजरी बिल कहलाता है। भारत में ट्रेजरी बिल RBI द्वारा बेचे जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में RBI 91 एवं 364 दिन की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करता है। ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि 25,000 रुपया तथा इसी गुणक में होती है। एडहॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त किया गया और इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति समिति जारी करती है और इसके अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं। RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रति 2 माह पर करती है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR हैं। दोस्तों, CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो और SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वह रेपो दर कहलाता है। वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों से ऋण लेती है वह रिवर्स रेपो दर कहलाता है। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में RBI के पास जमा करे तो वह नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह वैधानिक तरलता दर यानी कि SLR कहलाता है। RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह बैंक दर कहलाता है। NEFT और RTGS मुद्रा अंतरण के साधन हैं।
दोस्तों एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। आईएफएससी का पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। दोस्तों सहकारी बैंक का गठन 3 स्तर पर होता है। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत 1904 में हुई थी। भारतीय बजट मानसून का जुआ कहलाता है। जब सरकारी आय व्यय से कम हो तो वो घाटे का बजट कहलाता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रकाशित किया जाता है। शून्य आधारित बजट का अर्थ हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना है। दोस्तों शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है। भारत में शून्य आधारित बजट को 1987-88 के वार्षिक बजट में अपनाया गया। शून्य आधारित बजट के अवधारणा के प्रतिपादक पीए पायर थे। दोस्तों कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ शेयरों की खरीदारी होता है। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश स्वीडन है। बिग पशु सिद्धांत रॉडन ने दिया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा वर्ष 1986 में पारित किया गया था। दोस्तों उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। दोस्तों पूंजी बाजार का आशय शेयर बाजार से है। भारत का पहला व सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी। बीएसई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित 19 अगस्त 2005 में हुआ। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। बीएसई का सूचकांक सेंसेक्स है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति के सिफारिश पर हुई। एनएसई का प्रमुख प्रवर्तक आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। एनएसई का मुख्यालय मुंबई वर्ली में है। एनएसई का सूचकांक निफ्टी है। दोस्तों तेजड़िया यानी कि बुल एवं मंदड़िया यानी कि बियर स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाजार से संबंधित है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 है। बीएसई के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978-79 है। बीएसई के 100 शेयरों वाला राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 1983-84 है। दोस्तों एनएसई के 50 शेयरों का सूचकांक निफ्टी है। नास्डेक शेयर अमेरिका का सूचकांक है। डो जोन्स शेयर न्यूयॉर्क का सूचकांक है। दोस्तों फ्रैंकफर्ट शेयर जर्मनी का और निक्की शेयर जापान का सूचकांक है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाला बॉडी एसईबीआई है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों एसईबीआई का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य सेबी करता है। दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि एसईबीआई की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना ऐसे दावे समिति की अनुशंसा पर हुई थी। सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 में दिया गया। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार 1962 में एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में पंजाब झांग में हुई थी। भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुई। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति 2000 में घोषित की गई थी। सेज एक्ट 2005 ईस्वी में पारित किया गया। पहला सेज कांडला में विकसित किया गया। दोस्तों माल्स सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा से और सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से और सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम से संबंधित है। हजारी समिति औद्योगिक नीति से और दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। मृदा समिति सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग क्षेत्र से है। मालेगांव समिति का गठन प्राथमिक पूंजी बाजार क्षेत्र से संबंधित है। पहला राज्य वित्त निगम 1953 में पंजाब में स्थापित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता ISI मार्क प्रदर्शित करता है और 1955 से भारत में प्रभावी है। दोस्तों, ISI मार्क का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन मार्क। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण से संबंधित है। हॉलमार्क व्यवस्था 2002 से सोना पर तथा 2005 से चांदी पर लागू है। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम 1970 में पारित हुआ। दोस्तों, ट्रेडमार्क अधिनियम 15 सितंबर 2003 से प्रभावी है। इको मार्क पर्यावरण से संबंधित है। दोस्तों, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को एग मार्क प्रदर्शित करता है और यह वर्ष 1986 से प्रभावी है। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। शीतल पेय, सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह FPO है। दोस्तों, FPO का फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन यानी कि बिजली की वस्तुएं शामिल हैं। क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले 1973 में महसूस किया गया। सेल की स्थापना 1974 में हुई। दोस्तों, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। चाय को हरा सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को स्वर्ण द्रव कहा जाता है। स्पेशल 301 तथा सुपर 301 अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीतियां हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI का सबसे बड़ा स्रोत देश सिंगापुर है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। गेट का स्थान WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 1995 से लिया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। WTO के प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या 164 है और 164वां देश अफगानिस्तान है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का अन्य नाम पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। विश्व बैंक दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। 1911 से 21 दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। दोस्तों, प्रति हजार पर जन्म दर व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ था। भुगतान संतुलन में दृश्य अदृश्य व्यापार एवं ऋण निहित होता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में विदेशी निवेश एवं व्यापार को सुगम बनाने हेतु पारित किया गया था। FERA की जगह FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में लागू हुआ। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। दोस्तों, मोहनधारिया समिति का संबंध वाटरशेड विकास से है। ईश्वरन समिति का संबंध वाटरशेड विकास में प्रशिक्षण से है। कंपनियों से शेयरों पर प्राप्त लाभांश डिविडेंड होता है। दोस्तों, कुटीर ज्योति कार्यक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है।
वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक हिक्स की रचना है। SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स पेपर गोल्ड कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई थी। दोस्तों, आशा योजना सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटे में सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978-79 में प्रारंभ किया गया था। नई आर्थिक नीति की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा हुई थी। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव द्वारा की गई। दोस्तों, NGO का आशय गैर सरकारी संगठन से है। दोस्तों, NGO का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सार्वजनिक उद्यमों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने हेतु महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 है। देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। दोस्तों, नवरत्न की अवधारणा वर्ष 1997-98 के केंद्रीय बजट में पेश की गई थी। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय 21 दिसंबर 2009 को लिया गया। मिनी रत्न योजना का शुभारंभ 1977 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग से है। दोस्तों, कोर सेक्टर के 8 आधारभूत उद्योग होते हैं: इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद व विद्युत। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, गोल्डन हैंड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। TDS का पूर्ण रूप टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। EMI का पूर्ण रूप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और SIP का पूर्ण रूप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। KYC का पूर्ण रूप नो योर कस्टमर होता है। ECS का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस है। PAN का पूर्ण रूप परमानेंट अकाउंट नंबर है। CRY का पूर्ण रूप चाइल्ड राइट्स एंड यू होता है। CBS का पूर्ण रूप कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है। SEBI का पूर्ण रूप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में है। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ADB यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में है। भुगतान संतुलन BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पद आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।